गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में इस बार भारतीय फैंस के लिए बेहद खास है क्योंकि मशहूर डायरेक्टर एस राजामौली और अभिनेता जूनियर एनटीआर रामचरण की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। RRR फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं MM किरावानी। RRR बेस्ट विदेशी फिल्म और फिल्म का गाना नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नामित था। आपको बता दें कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में इसे अवार्ड मिल चुका है। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो रहा है। अवार्ड्स के लिए डायरेक्टर राजामौली, रामचरण और जूनियर एनटीआर पहले ही अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां पर समारोह आयोजित किया गया। पिछले कुछ दिनों से फिल्म की टीम अमेरिका में प्रमोशन में जुटी हुई थी, जहां इसे जबरदस्त समर्थन मिला। हमने देखा जब थिएटर में फिल्म दिखाई गई तो स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। 500 करोड़ की लागत से तैयार ये फिल्म अब तक 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अभी बेस्ट विदेशी फिल्म कैटेगरी में पुरस्कारों का ऐलान होना बाकी है। आपको बता दें कि फिल्म RRR बेस्ट विदेशी फिल्म कैटेगरी में भी नामित है, जिसका ऐलान होना बाकी है। तो साउथ सिनेमा की फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब 2023 अवार्ड में इतिहास रच दिया है। फिल्म के गाने को अवार्ड मिला है। गाने नाटू नाटू को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद सराहना इस फिल्म को खूब मिली थी। साउथ से लेकर नॉर्थ तक और विदेशों में भी अपनी धाक जमा चुकी है। ये फिल्म 1200 करोड़ रुपए तक की कमाई कर चुकी है फिल्म, और अब इसे बड़ा अवार्ड मिला है। साउथ सिनेमा के इस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब 2023 का अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। चलिए आपको सुनाते हैं कि अभिनेता रामचरण ने इस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहा। As you know, in India, everything is so musical, and talking about that song, my knees still wobble right now. It was the most difficult song we did, and I guess it all paid off. And why my director pushed both of us, NTR and me, to do what we did in that song. And look where we are here, talking to you on this carpet. Me, I did pop a pill that just to calm my tummy today. I'm still digesting this whole journey from India to LA, the land, the mecca of films, and it's heartwarming, it's overwhelming, and I'm slowly grasping everything now. ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रशांत हमें देंगे। प्रशांत, हर बार की तरह इस साल भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कई फिल्में नामित हैं, कई फिल्मों में मुकाबला चल रहा है। ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि साउथ सिनेमा की फिल्म के इस गाने को यह अवार्ड मिला है। जी बिल्कुल, किसी भी अवार्ड में बहुत सारी फिल्में आती हैं। चाहे हम ऑस्कर की बात करें तो करीब 301 फिल्में, सेम ऐसा ही कुछ गोल्डन ग्लोब में भी होता है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हैं वो करीब 1944 के आसपास से शुरू हुए थे, जो कि ये फॉरेन जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका एक एसोसिएशन है, उनका ये अवार्ड है। और अक्सर देखा गया है कि जो अवार्ड गोल्डन ग्लोब में मिलते हैं वो ज़्यादातर ऑस्कर में भी रिपीट होता है। जो कहानी लिखी जाती है गोल्डन ग्लोब में वो ऑस्कर में भी ज़्यादातर रिपीट होता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चला जा सकता है कि हो सकता है RRR का जो ये गाना है नाटू नाटू, उसको ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में शायद ऑस्कर में भी इसको जगह मिल जाए और ऑस्कर इसको मिल जाए। तो गोल्डन ग्लोब मिलना अपने आप में, जैसा मैं अपने पिछले बार जो मैं बात कर रहा था उसमें भी मैं बोल रहा था कि बहुत कम फिल्में हैं हिंदी सिनेमा से जो नॉमिनेट भी हुई हैं गोल्डन ग्लोब में, और जीतने की अगर बात करें तो ये पहली ही हिंदी फिल्म होगी जिसने एक अवार्ड जीता है। क्योंकि इससे पहले स्लम डॉग मिलियनेयर की अगर हम बात करें, जिसके लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था AR रहमान साहब को, तो AR रहमान जो है वो फिल्म जो थी वो खालिस, मैं उसको हिंदुस्तानी फिल्म नहीं बोल सकता क्योंकि उसके निर्देशक इंडियन नहीं थे, और ये जो फिल्म है ये खालिस हिंदुस्तानी फिल्म इसको हम बोल सकते हैं। और गाना जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गाना अकेले एक्टर का जो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं या खाली डायरेक्टर का ही जो है वो उस पर हक नहीं होता। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसमें लिरिसिस्ट हैं, उसमें जो कोरियोग्राफर हैं वो हैं। तो इन सब की ये बड़ी जीत है। और ये जो गाना है अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि जब भी ये गाना आया था, आपको याद हो अगर मार्च में जब ये फिल्म आने से पहले जब इस गाने को लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था, तो ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। हम जो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमने इस
गाने को नाचो नाचो के नाम से देखा है। नाचो नाचो को आपने देखा, और नाचो नाचो के बारे में जो अगर मैं बात करूं, साउथ इंडियन सॉन्ग है जो नाटू नाटू है, उसको उसमें राहुल है, उन्होंने गाया है। और कोरियोग्राफर की मैं बात करूं तो प्रेम रक्षित है इसके, और म्यूजिक डायरेक्टर तो MM कीरावानी है ही। तो इस तरह से ये गाना अपने आप में बहुत बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो 12 दिन इस गाने की शूटिंग थी, 7 दिन इसकी रिहर्सल थी, ऊपर से जो बातें जूनियर NTR और रामचरण ने इस गाने के बारे में बताई हैं, या जो हमने पढ़ी हैं, या जो डायरेक्टर SS राजामौली ने बताई हैं, वो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। क्योंकि किसी भी गाने में इतनी सिंक्रोनाइजेशन, जैसा कि रामचरण और जूनियर NTR भी बोल रहे थे कि इतना सिंक्रोनाइजेशन कि हाथ जो है वो जितना ऊपर जा रहा है तो दूसरा जो एक्टर है उसका भी हाथ उतना ही ऊपर जाना चाहिए, पैर जितना इस एक्टर का जा रहा है उतना ही पैर दूसरे एक्टर का जाना चाहिए। तो उतने सिंक्रोनाइजेशन के लिए इतनी रिहर्सल और इतने शूटिंग डेज जरूरी थे। अगर पूरी RRR फिल्म की मैं बात करूं तो करीब 320 दिनों में इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी। हम अगर हिंदी सिनेमा की बात करें तो ज्यादातर ऐसा होता है कि 50 दिन 40 दिन में शूटिंग खत्म हो जाती है। मैं एक बार एक इंटरव्यू कर रहा था एक साउथ इंडियन फिल्म के लिए, राधे श्याम जो थी, उसमें मैंने पूछा डायरेक्टर को कि इतने दिन 40-50 दिन में फिल्में शूट हो जाती है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ कोई फिल्म 40-50 दिन में शूट नहीं होती। तो 100 डेज से ऊपर साउथ इंडियन जो फिल्म हैं वो शूट होती हैं, और जैसा मैं कह रहा हूँ 320 दिन RRR को शूट करने में लगे हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत और इतना अगर डेडिकेशन के साथ कोई भी काम किया जाए तो वो अवार्ड के लिए उसके हक जो है, अवार्ड के लिए हक उसका बनता है। जी बिल्कुल प्रशांत, और मेहनत रंग भी लाई है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि टीम में क्या इस गाने के लिरिसिस्ट भी वहां पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं, और जिन्होंने गाया है सिंगर जो हैं वो भी मौजूद हैं टीम के साथ वहां? MM कीरावानी आप देख सकते हैं वीडियोस में, है ना। मैंने अभी तक सिंगर्स को उस वीडियो में उन जो क्लिप्स वहां से आई हैं वहां पे उनको नहीं देखा। हाँ, जो SS राजामौली हैं वो अपने परिवार के साथ गए हैं, और जो अपने जो एक्टर्स हैं फिल्म के, जूनियर NTR और रामचरण, वो भी अपने जो पत्नी हैं उनके साथ वहां पे गए हुए हैं। लेकिन जो सिंगर्स हैं उनको मैंने अभी तक उस पर नहीं देखा है, तो मैं वो पूरी तरह से नहीं बता सकता हूँ आपको। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो जीत है इस गाने की जीत, वो बिना म्यूजिक डायरेक्टर, बिना सिंगर और बिना कोरियोग्राफर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी कोई गाना शूट होता है तो उसमें जितना हाथ डायरेक्टर का होता है उससे कहीं ज्यादा हाथ कोरियोग्राफर का होता है। क्योंकि कई बार कोरियोग्राफर बहुत ज्यादा जो कैमरा एंगल्स हैं वो वही बताते हैं, वही एक तरह से निर्देशन भी करते हैं। तो SS राजामौली के अलावा मैं कहूंगा जो प्रेम रक्षित है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस गाने में, और म्यूजिक डायरेक्टर का तो है। क्योंकि इस गाने की जो सबसे बड़ी खास बात है वो उसका डांस है। म्यूजिक और हम बात करें पिक्चराइजेशन की, वो एक बात है, लेकिन जो कोरियोग्राफी है वो सबसे बड़ी बात इस गाने की, और वही इस गाने को बाकी जो गाने हैं उनसे अलग बनाती है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। शुक्रिया प्रशांत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि RR फिल्म के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिल चुका है। बेस्ट विदेशी फिल्म के लिए भी नामित है फिल्म, और इसका ऐलान होना अभी बाकी है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और चलिए अब दिखाएंगे आपको कि जोशीमठ में किस तरह के हालात बने हुए हैं। जोशीमठ में आज वो मकान गिराए जा सकते हैं जिनमें दरारें आ गई हैं और जिन्हें रहने के लिए खतरनाक घोषित किया जा चुका है। कल होटल मालिकों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। विरोध के बाद होटल और मकानों को तोड़ने का काम रोक दिया गया था। स्थानीय लोग पहले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन ने उन्हें नोटिस नहीं दिया। विरोध के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की जगह हाथों से मकान तोड़ने का फैसला लिया है। प्रशासन अब एक बार में पूरा मुआवजा देने की योजना बना रहा है। इससे पहले कल भी जोशीमठ के लोगों ने मुख्यमंत्री और डीएम के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने के लिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम वहां पर पहुंची हुई है, उनकी नजर लगातार बनी हुई है। आज पीएमओ में वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। यानी कि तमाम टीमें जोशीमठ में जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर निगरानी बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने 1 महीने का वेतन जोशीमठ राहत कोष में देने का ऐलान कर दिया है।
हमने तमाम पहलू देखे हैं, लेकिन जोशीमठ में दरकते हुए पहाड़ों का मानवीय पहलू नहीं भूलना चाहिए। इस पूरी गतिविधि का वहां के लोगों के मन पर क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर कवर कर रही हैं स्वतंत्र पत्रकार मीनाक्षी कंडवाल, जो यूट्यूब पर अपनी रिपोर्टिंग के वीडियोज अपलोड करती रहती हैं। उनके पिछले हफ्ते भर की रिपोर्ट्स के कुछ अंश हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। रात के इस सन्नाटे में कैमरे पर आप कितना देख पा रहे हैं नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं हूं यहाँ पर, सामने मुझे बर्फ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सर्दी, पारा इस वक्त देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री है, और 0 डिग्री की इस ठंड में जिन लोगों को ये नहीं पता है कि उनके सर पर छत कब तक रहेगी, कहीं उनके ऊपर आकर गिर तो नहीं जाएगी, या उन्हें रात को सेफ्टी के लिए अपने घरों से कुछ कंबल, कुछ जुगाड़ लेकर जहां पर व्यवस्था की गई है उनके लिए रुकने की, शेड्स में वहां जाना पड़ता है। सोचिए ये कितना बड़ा संकट है। कर्णप्रयाग से लेकर कम से कम जोशीमठ तक का रास्ता जगह जगह पहाड़ खुदा हुआ है, हिमालय को छलनी कर दिया गया है, और स्थिति ये है कि शायद जब आप जोशीमठ पहुंचेंगे तो आपको ये वजह समझ में आ पाएगी कि जोशीमठ आखिर ये त्रासदी इस वक्त क्यों झेल रहा है। इस दरार के साथ ही ये समझ में आ गया है कि जो घर वहां पर बसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। कई ऐसी दीवारें हैं जो टिल्ट होती जा रही हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। आई एम स्पीचलेस, आई डोंट नो व्हाट टू से आफ्टर सीइंग दिस। ये जो दरार इस वक्त यहाँ पर मुझे दिख रही है, मेरा हाथ अगर मैं इसको वर्टिकली यहाँ पर अभी डाल रही हूँ, मैं आई कैन मूव माई होल हैंड इनसाइड। एक बार जरा कैमरा क्लोज करके यहाँ पर दिखाइए। आई कैन कंप्लीटली मूव माई हैंड, और मैं बहुत अंदर डर की वजह से बहुत ज्यादा नीचे हाथ अपना नहीं ले जाने की ले जा रही हूँ, लेकिन ये कितना गहरा है, कितना डीप है इस वक्त, आप इससे अंदाजा लगाइए। और बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर देखिए ऐसी हैं जो आपको सिर्फ तस्वीरों में तस्वीर दिखती है, लेकिन जहां पर बड़े घर हैं, जहां पर घर थोड़े से सेक्लूडेड है, वहां पर इन दरारों से सांप, बिच्छू, कीड़े तक निकल आने का डर है। पूरा मकान जो है बनाने में मेरे जीवन बीत गया। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, क्या करें। न पैसे न अब कुछ है, यहाँ तक नेपाल को देख सामान निकालने के लिए पैसे नहीं मिल पा। सब ठीक होगा अंकल, आप ऐसा मत सोचिए, ठीक होगा, काम होगा। इस पर आप लोगों की जो मेहनत थी या जमा पूंजी थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत, थोड़ी सी हिम्मत बांधिए। पहाड़ के लोग तो बहुत मेहनतकश लोग रहे हैं, अपने कंधों पर पहाड़ उठा के चले हैं, क्या करूं, है ना। आप लोगों ने तो पूरा जीवन अपने कंधों पर पहाड़ उठा के चले ना, इन रास्तों पर पैदल चले हैं, बोझ उठा के चले हैं। आज एक संकट आया है, पर इससे आप निकलेंगे बाहर। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इन तस्वीरों पर क्या कहा जाए, क्योंकि जिस घर में इस वक्त दरार है, अगर आपकी नजर यहाँ मंदिर की तरफ जाएगी तो अभी भी, क्योंकि मंदिर जो स्थान होता है उसको आसानी से घरों में यूं शिफ्ट नहीं किया जाता है। बहुत कुछ देख समझकर इंसान मंदिर बनाता है, अपने प्रभु को स्थान देता है। लेकिन आज न जाने ईश्वर पर भी क्या बीत रही होगी जब वो अपने सामने धरती को फटते हुए देख रहे हैं। और ये धरती क्यों फटी है? ये धरती इसलिए नहीं फटी है कि उस ईश्वर ने ऐसी धरती दी थी। ये धरती इसलिए फटी है क्योंकि इंसान ने अपने लालच में जो अंधाधुंध विकास किया है, उसकी कीमत आज बुजुर्गों के इन आंसुओं के रूप में चुकती हुई देख रहे हैं आप। आज भी वहां उस मंदिर में दिया जल रहा है, इन हालातों के बाद भी जल रहा है। शायद हर रोज उन्हीं से प्रार्थना होती होगी कि हमें बचा लो या हमारे इन संकटों को पार लगाओ। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली पर खड़ी हूँ। ये वो धरती है जहां पर जब वो केरल से चलकर आए 2500 साल पहले, 11 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने बद्रिकारण्य स्थान को खोजा, तो ये वो धरती थी जिसको उन्होंने चुना तप के लिए, साधना के लिए। ये कल्प वृक्ष जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य ने साधना की थी। 5000 वर्ष से जिस कल्प वृक्ष ने हमारी समस्त सभ्यताओं को देखी है, जिसको देख करके हम अनुभव करते हैं कि ये देखो 5000 वर्ष पुराना है, वो कल्प वृक्ष आज संकट में है। आज कल्प वृक्ष के किनारे देखेंगे आप, दरार पड़ गया है। तो कल्प वृक्ष हमको यहाँ भी दरार पड़ गई है, मुझे दिखा सकते हैं क्या? मंदिर में दरार पड़ गई है, प्लीज दिखाइए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। है, अभी हम दिखाते हैं ना आपको। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है
ये हमको सोचना पड़ेगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण देखिए, जो मिनिमम आवश्यकता है हमारी, खाना पीना, वो तो ठीक है, उसके अलावा रोड ना हो और बिजली ना हो तब भी चल सकता है, लेकिन रोड और बिजली के लिए आप पर्वत को ही समाप्त कर दें, हिमालय को ही समाप्त कर दें, इस पे विचार करने की आवश्यकता है अभी। ये देखिए, ये दरार जो है ये पिछले 5 दिन के अंदर आया दरार है ये देखिए, ये पूरा आ गया, ये देखिए ये टेढ़ा हो गया है पूरा। यहाँ पहुंचे हैं, यहीं से दरारों का दिखना शुरू हो गया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आप सकलानी जी, आप ही हैं? नमस्ते जी। समझ नहीं पा रही हूँ ये कि किसी इंसान का घर टूट जाता है अगर, तो सिर्फ मुआवजे से उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बात समझ के परे है। ये पूरा हिस्सा जिस पर आपकी नजर इस वक्त जा रही है, ये पूरा हिस्सा आपको देखिए बिखरा हुआ, टूटा हुआ, खत्म हुआ दिखाई दे रहा है। लोग ये बोल रहे हैं कि 1 साल पहले हल्की दरारें आनी शुरू हुई थी और उसकी वजह से देखिए पूरा घर जो है, इधर भी जो है दरारें हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कितने परिवार? 3 परिवार रहते हैं। अच्छा, 3 भाई हैं आप लोग? 3 भाई आप लोग यहाँ रहते हैं जी? आप लोग इस हिस्से में रहते हैं? घर के अंदर भी हैं दरारें या? ठीक है, एक सेकेंड, चलिए अंदर चल के देखते हैं। वो दिखाना चाह रही हैं। ये तो देखिए बाहरी हिस्सा तो पूरा ये क्रैक्स और पूरा, अच्छा वो ये दीवार तो मतलब मुझे लग रहा है तो पूरा, हालांकि अंदर वाला स्ट्रक्चर जैसे अमूमन हमारे गाँव में पहाड़ों में बनता है घर, ये उस तरह का स्ट्रक्चर है, पत्थर यहाँ अंदर लगाए हुए हैं और ये काफी मजबूत कंस्ट्रक्शन माना जाता है पहाड़ों के हिसाब से। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ये किस तरह से धंसा हुआ है कि कभी भी ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा नीचे गिर सकता है। हे भगवान, ये लेकिन इतना गहरा गड्ढा कब हुआ यहाँ पर? ये आजकल ही में, मतलब पहले से था, बारीक था, थोड़ा पहले बारीक था, लेकिन अभी 4-5 महीने हो रहे हैं कि जो ये ऐसे गड्ढे हो गए। ये पूरा हम सामान उठा के भी कहाँ ले जाएं, ये यहाँ सामान के नीचे भी पूरा, ये बेड के नीचे ऐसे ही दरारें आ रखे हैं। देखो, हमने अपने हाथ से, मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है, एक रुपए जोड़ करके कि चलो गाड़ी का खर्चा बच जाएगा, हम रेता सीमेंट दूर से ले आएंगे। पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। अभी मतलब हम लोग बोल रहे हैं, दिन भर इधर उधर काम में चल जाते हैं, लेकिन कभी जब अकेले रहो तो खुद पे रोना आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और हमारे साथ साथ जो बेजुबान है हमारे, वो तक हम लोगों को तो भेज दिया जाएगा, कहीं भी कह दिया तुम्हारी व्यवस्था कर दी। लेकिन मैम उन जानवरों का तो कोई कसूर नहीं है, जिनके पीछे हम पूरी जिंदगी, उनके बल पे आज ये मकान है, हम खा रहे पी रहे, हमारी पढ़ाई हो रही है, उन सब चीज उनके बल पे हो रहा है, तो हम लोग उनको भी कैसे मरने दें। दिल्ली के कंझावला में 20 साल की अंजलि की मौत के मामले में उसके घर वाले सोमवार से ही सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर बैठे रहे। उनकी मांग यह है कि पुलिस हत्या का केस दर्ज करे और इस मामले की जांच सीबीआई करे। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद, आश्वासन देने के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। कड़ाके की सर्दी में अंजलि के घरवाले सुल्तानपुरी थाने के बाहर सोमवार से धरने पर बैठे रहे। उनका कहना था कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा है, इसलिए उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और इस मामले की जांच सीबीआई करे। उसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी आया और एक आरोपी ने यह भी कहा है कि 2 मिनट के बाद वो लोग उतरे थे 200 मीटर के बाद, और उनने देखा और उनने देख लिया था कि नीचे अंजलि फंसी हुई है। सर, उनका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि अब इसको मारना होगा, अगर नहीं मारा तो ये हमें सलाखों के पीछे ले जाएगी। तो दिल्ली पुलिस जिस मोटिव और इंटेंशन की तलाश इतने दिनों से कर रही थी, कल उनको एक्यूज के बयानों में ये मिल गया है। तो मुझे, मेरा और परिवार का यही मानना है कि सारे आरोपियों पर 302 का मुकदमा दायर हो और अंजलि के जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा। अंजलि, हम शर्मिंदा हैं। इंसाफ के लिए अंजलि के परिवार और इलाके के लोगों ने सोमवार शाम कैंडल मार्च भी निकाला। मंगलवार को बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह पीड़ित परिवार से मिले। डीसीपी साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी दिल से हम कर रहे हैं, हमारी इतनी टीम लगी हुई है, 18 कम से कम 200-250 बंदे लगे हुए हैं आपके केस में। अगर हम छानबीन नहीं करते तो ये एविडेंस भी नहीं इकट्ठे होते, 304 भी नहीं लगाई जाती, धारा वो लगती बेलेबल। हमने ऐसी धारा लगाई है कि मुजरिम बाहर भी ना जा सके। डायरेक्ट 302 लगाते हैं तो उसका एविडेंस देना पड़ेगा। हम डायरेक्ट भी 302 नहीं लगा सकते। अच्छा, और दूसरी बात है कि कल से आप धरने पर बैठे हैं, बहुत ठंड बहुत ज्यादा है, तो क्या अब आप संतुष्ट हैं
तो क्या आप धरने से उठ जाएंगे आप लोग? हाँ जी। अंजलि के मामा जो बता रहे हैं कि पुलिस की जांच से वो संतुष्ट है और बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह से जो उनकी मुलाकात हुई है उनकी बातचीत से संतुष्ट हैं और अब थाने के बाहर जो कल से बैठे हुए हैं यहाँ से अब घर जाएंगे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके के रेस कोर्स को क्या अब मुलुंड शिफ्ट किया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सरकार की योजना महालक्ष्मी इलाके में मौजूद रेस कोर्स की जगह अपना थीम पार्क बनाने की है और इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके की 220 एकड़ जमीन पर मौजूद रेस कोर्स की लीज 9 साल पहले 2013 में खत्म हो चुकी है। सरकार अब इसे थीम पार्क बनाना चाहती है। अटकल लग रही है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स को मुलुंड ले जाया जा सकता है। इसको लेकर अब आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर कहा कि क्या अब महाराष्ट्र की खोखे सरकार रेस कोर्स को बेचना चाहती है? जानकारी के मुताबिक रेस कोर्स की जगह को वे निजी व्यवसायिक हित के लिए बेचना चाहते हैं। वर्ली डेयरी को भी बिल्डरों के हवाले किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि उन्होंने अब तक कुछ भी तय नहीं किया है और कुछ लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। There should be open space. That is number one, because Mumbai is short of open spaces. It could be a recreational area. हम ओपन स्पेस रखना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि इसका असर वहाँ पर मौजूद रेस कोर्स पर ना पड़े। बीएमसी चुनाव के कारण कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। But it is not at the cost of the game, that is racing. Few people who are aiming at Mumbai Corporation election are unnecessarily raising this question because they don't have anything. सवाल है 2013 से रेस कोर्स की लीज के नवीकरण का काम क्यों नहीं हुआ? जानकारों के मुताबिक रेस कोर्स की ओर से कई चिट्ठियां लिखी गई हैं, मगर मामला कहीं और फंस रहा है। इस तरह की खबर आ रही है कि महालक्ष्मी रेस कोर्स 35 किलोमीटर दूर मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड ले जाया जा सकता है। हालांकि रेस कोर्स से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लब के अधिकतर सदस्य दक्षिण मुंबई के हैं। मुलुंड भेजने के मेरे ख्याल से बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसे मीडिया ने बातचीत की, कोई क्लब को कोई चिट्ठी नहीं मिली मेरे हिसाब से, और रादर देन वेट फॉर द लेटर क्लब को इनिशिएट करना चाहिए। बीएमसी कमिश्नर वो तो रीजनेबल मैन है, और मिस्टर फडणवीस और मिस्टर शिंदे, कि ये सब क्यों अखबारों में आ रहा है। आप एक बार हमारे साथ मिलिए, एक सोल्यूशन करें। महालक्ष्मी रेस कोर्स का जो लीज है वो साल 2013 में खत्म हो चुका है, जिसके बाद सरकार ने ना ही इसके लीज को बढ़ाया और ना ही इसके क्लब से किसी प्रकार का कोई किराया लिया। हाल ही में सरकार की ओर से एक बार फिर से इस क्लब से किराया लेने की शुरुआत तो ज़रूर की गई है, लेकिन इसके लीज को बढ़ाया जाना है या यहाँ पर थीम पार्क बनाना है, इसे लेकर कोई फैसला फिलहाल नहीं किया गया है। यानी मुंबई के महालक्ष्मी इलाके के बीचों बीच बसे इस 220 एकड़ ज़मीन का क्या भविष्य है, इसे लेकर फिलहाल कोई स्पष्टीकरण मौजूद नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। 1964 में आई फिल्म दोस्ती गुयाना के हर घर में आज भी लोकप्रिय है। भारत ने महामारी के दौर में वैक्सीन देकर जो मदद की, उसने इस फिल्म को चरितार्थ कर दिया है। दरअसल एनडीटीवी संवाददाता अनुराग द्वारी से खास बातचीत में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने इस पहलू को सामने रखा। वो पहुंचे थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। और गयाना को पहले मौलविन कालीचरण, राम नरेश, सरवन, शिव नारायण चंद्र पॉल जैसे नामों से ही जानते थे, लेकिन इस वक्त महामहिम हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे पता है कि आप थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल पाते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इस बार इंदौर में, और सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, कल भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से कनेक्शन है गयाना के बारे में। सो इफ यू जस्ट कैन एलेबोरेट व्हाट कनेक्शन about the connection of PM Narendra Modi and Guyana? There is a great connection. You know, Prime Minister Modi came to Guyana even before he was Chief Minister. So Guyana was an integral part of his journey in becoming Chief Minister and then Prime Minister. He must have had a special interest and calling and desire when he visited Guyana. And when he came then, even before he was Chief Minister, he felt the love and admiration of the people of Guyana. And that has not changed.
So I think there's a great connection. There's a connection that is cultural, a connection now that goes beyond that, a developmental connection, a connection of people to people, a connection of respect, one in which we share similar values like Sabke Vikash. And Sabka Saath. Yes, and Sabka Saath. And during pandemic, during the pandemic, India supported not only Guyana, but the entire Caribbean in ensuring that we had access to vaccine and that we could have combated the pandemic. When many said that they need 2 to 3 years before they can even talk to us to sell us vaccine, India did not ask you to buy. India said we are giving the region 500,000 vaccine. So there is no words that can express our gratitude to India and the people of India for what they have done in supporting us. I have heard your love for Indian movies, especially you mentioned about Dosti. 1964 में फिल्म आई थी. आप कह रहे थे कि सारे जितनी भी ज्ञानी फैमिली है ये फिल्म जरूर देखी होगी किसी ने. They must have watched this movie Dosti. Yes, of course. I watched that movie maybe 20 times. So growing up, most persons, their parents would have them watch that movie because the movie had some very important values. The movie had some very important principles. And if you look at that movie and you apply the values and principles from that movie in life, then we'll understand that we are all connected to each other, and if we all exercise our responsibility to uplift each other, to lead each other, to protect each other, to support each other, we live in a far better world. Your family moved from Kanpur, right? So have you traced your roots? आपने अपने roots को पता किया कौन-कौन से लोग थे, किसी से मिल पाए अपने रिश्तेदारों से? Yes, I have traced my roots, and on my next visit, definitely we're going to the village. आपके famous Bollywood stars कौन-कौन से हैं पहले और अभी और? We have many of the stars are famous. You're putting me on the spot to name one, but I can say that Kajol is definitely there. Amitabh Bachchan is there. Shah Rukh Khan is there. Akshay Kumar is there. They're all very good stars. They all have different, I would say, different ability in different movies. Aishwarya Rai, of course, is very much there. My last question. Your favorite Bollywood film and song? Kuch Kuch Hota Hai, of course, is going to be right there. Any song, particular song? All the songs from Kuch Kuch Hota Hai, I like. आप अगर एक लाइन गाना चाहें और कभी गाते हो? Then I will be spoiling the song. All right, take care. Thanks a lot, sir. Thank you very much. All the best, all right? Thank you. वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी की कल्पना पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय की थी, जब साकार हो रही है। गंगा की रेत पर 100 एकड़ में 600 टेंट बनाए जाने थे, लेकिन पहला साल होने के कारण इस बार 270 टेंट बनाए जा चुके हैं। कैसी है ये टेंट सिटी और क्या है इसका टैरिफ, जानिए वाराणसी से आई इस रिपोर्ट में। गंगा की लहरों के करीब ये टेंट सिटी गुजरात के केवड़िया में बनी टेंट सिटी के तर्ज पर तैयार की गई है। ये 12 जनवरी तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। 15 जनवरी से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें 3 तरह के कॉटेज हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और स्वीट। इनका किराया 3 स्टार से 5 स्टार होटलों जितना है, तकरीबन 4500 से लेकर 20,000 तक। टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है। उन्हीं का विजन है कि गंगा की रेत जो अनयूटिलाइज्ड हमारी रहती है उसको कुछ ऐसी सुविधा में डेवलप किया जाए ताकि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके और पर्यटक जनरली जो वाराणसी में एक नाइट स्टे के लिए आते हैं उनकी नाइट स्टे बढ़ सके और वाराणसी की इकोनॉमी को और बूस्ट मिल सके। यहाँ कम्युनिटी हॉल, योगा पार्क, वाटर स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं होंगी। यहाँ सब कुछ सात्विक होगा। किसी तरह का मांसाहारी भोजन या शराब प्रतिबंधित है। यहाँ बनारस के व्यंजन परोसे जाएंगे और बनारस घराने की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। हम लोग वीक में 1 या 2 दिन वहाँ पे कल्चरल नाइट्स कर सकें और जो हमारे संगीत के या हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग होते हैं, वोकल या इंस्ट्रूमेंटल या अलग अलग प्रकार की विधाओं के, उन सारे कलाकारों को बुला के वहाँ पे एक सांस्कृतिक मंच भी दिया जा सके, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी किया जा सके। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आने वाले 6 महीने में इस टेंट सिटी में की जाएगी।
टेंट सिटी की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है और अलग से पुलिस चौकी बनाकर जवानों की तैनाती की गई है। जब तक ये टेंट सिटी रहेगी तब तक के लिए 2 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं जिन पे पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग की गई है। लगातार रात में भी राउंड के लिए यहाँ बाइक्स रहेंगी जो यहाँ पे जो टेम्प्रोरी सड़कें बने हैं उन पे चारों तरफ वो पेट्रोलिंग भी करेंगे और रात में सुरक्षा के लिए सुरक्षा गश्त भी लगाई गई है जो रात में अलग अलग जगह पे सुरक्षा करेगी और लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए पुलिस यहाँ पे मुस्तैदी से ड्यूटी करेगी। अब बस इंतजार है यात्रियों के आने का, जिससे बनारस के पर्यटन उद्योग में एक बड़ा सहयोग मिल सकेगा। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अर्थव्यवस्था किस तरह अलग अलग चीजों पर असर डालती है वो इस बात से समझिए कि इस साल अरसे बाद ऐसा हुआ कि स्कूटर पहले से ज्यादा बिके हैं और मोटरसाइकिल पहले से कम। माना यह जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कमजोर पड़ना। दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहने वाली निशा हर दिन अपने स्कूटर से दफ्तर जाती हैं। कहती हैं स्कूटर से दिल्ली में ट्रैवल करना सुरक्षित और आसान हो गया है। पूरा परिवार अपनी जरूरत के लिए स्कूटर का इस्तेमाल करता है। सर ऑफिस आने जाने में दिक्कत होती थी, बस से काफ़ी लेट हो जाता था, रात में भी लेट हो जाता था, ऑफिस से भी फिर वार्निंग्स मिलती हैं, तो इसलिए स्कूटर खरीदा और मतलब नाइट में भी अब लेट भी आ सकते हैं और सुबह में भी मतलब टाइमिंग से जाते हैं। घर के पास में जो लोकल शॉपिंग होती है वो आप कर सकते हो आसानी। बिल्कुल सर, हम भी करते हैं, मम्मी भी ले जाती हैं, ब्रदर भी ले जाता है, कभी कभी होता है तो मतलब सब लोग यूज़ कर लेते हैं। दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने वाले प्रांजल दासदेव ने कुछ दिन पहले हीरो मोटर के इस शोरूम से एक नया स्कूटर खरीदा है। कहते हैं ये मल्टीपर्पज वाहन है, इसमें सामान लेकर जाना भी आसान होता है। मल्टीपर्पज व्हीकल है ताकि सामान आसानी से लेकर जा सकते हैं और घर वाला भी सभी लोग यूज कर सकते हैं, कम उम्र वाले भी यूज कर सकते हैं, बड़े लोग भी चला सकते हैं, बुढ़ा लोग भी चला सकते हैं। शहरों में आम लोगों के बीच स्कूटर को लेकर बढ़ती दिलचस्पी का सबूत दिसंबर में स्कूटर बिक्री के आंकड़े हैं। दिसंबर महीने में कई कंपनियों के स्कूटरों की बिक्री बढ़ गई, जबकि मोटरसाइकिलें पहले की तुलना में कम बिकी। हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड की तरफ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी के मुताबिक हीरो मोटर कॉर्प ने दिसंबर 2021 में कुल 3,76,862 मोटरसाइकिलें बेची थीं, लेकिन दिसंबर 2022 में मोटरसाइकिल की बिक्री घटकर 3,56,749 रह गई, जबकि इस दौरान स्कूटर की बिक्री दिसंबर 2021 में 17,911 थी, जो बढ़कर दिसंबर 2022 में 37,430 तक पहुंच गई, यानी 108% से ज्यादा बढ़ गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के मुताबिक स्कूटर की बिक्री में बढ़ोतरी की एक वजह इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बढ़ती मांग भी है। Definitely in two-wheeler segment, scooter segment is outperforming the motorcycle segment. हाँ, टू व्हीलर सेगमेंट में स्कूटर सेगमेंट ने मोटरसाइकिल सेगमेंट को आउट परफॉर्म किया है। इसकी एक वजह है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री जो बढ़कर शहरों में 70,000 यूनिट तक पहुंच गई है। शहरों में होंडा, टीवीएस जैसी कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। Honda, TVS, where those companies which are scooter dominant are doing pretty well in terms of numbers. दूसरी तरफ दिसंबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री घटी है। जानकार बताते हैं कि मोटरसाइकिलें गांवों में ज्यादा बिकती रही हैं। उनकी कम बिक्री का एक मतलब ये भी है कि गांवों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल की सबसे ज्यादा बिक्री होती है, लेकिन मौजूदा वित्तीय साल की दूसरी तिमाही के दौरान पिछले 5 साल के मुकाबले एंट्री लेवल की मोटरसाइकिल की बिक्री सबसे कम रिकॉर्ड की गई है, जो एक संकेत है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिमांड अब भी कमजोर है। मोटरसाइकिल सेगमेंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था से करीब से जुड़ा होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अब भी स्ट्रेस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, साथ ही इंटरेस्ट रेट भी काफी बढ़ा हुआ है। मोटरसाइकिल सेगमेंट में स्ट्रेस है और ये हीरो कंपनी के आंकड़ों में साफ दिखता है। लैंडस्केप ऑफ इंडिया। महंगाई दर के आंकड़े भी बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। नवंबर में शहरों में महंगाई दर 5.68% थी, जबकि गांवों में यह शहरों से ज्यादा 6.09% थी। त्योहारों के सीजन में
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार जरूर हुआ था और मोटरसाइकिलों की बिक्री भी सुधरी थी, लेकिन ये ताजा ट्रेंड बताते हैं कि मोटरसाइकिल सेगमेंट में चुनौती अभी बनी हुई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा और परिमल कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो आज से भारत के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो के एडिशन की शुरुआत हो रही है। ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन दिल्ली और नोएडा में हो रहा है। 13 जनवरी से इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। इस बार ऑटो एक्सपो में हर तरह के वाहन निर्माता हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दोपहिया, 4 पहिया वाहन के साथ साथ बड़े कमर्शियल वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माता शामिल होंगे। मारुति, टोयोटा, टाटा और एमजी मोटर्स जैसी कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने नए इनोवेशंस, वाहन और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी ताबिश हमें दे रहे हैं। ऑटो एक्सपो इस बार 11 तारीख से 18 जनवरी के बीच जो है होना है। 11 और 12 मीडिया के लिए जो है तारीखें रखी गई हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर इस ऑटो एक्सपो को इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 3 साल के इंतजार के बाद ऑटो एक्सपो हो रहा है और उससे पहले आप देखिए 8:30 बजे पहला लॉन्च आज होना है मारुति का और तैयारियां यहाँ पर जो है वो चल रही हैं। ये टोयोटा का जो पवेलियन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सब आज के इस शुरुआत से पहले की तैयारियां यहाँ पर हैं। मीडिया का आना यहाँ शुरू हो गया है और इसके अलावा आप देखिए जो आज खास रहने वाला है पहले दिन में, उसमें मारुति रहेगा और हम मारुति के स्टॉल के बाहर ही यहाँ पर पवेलियन के बाहर खड़े हैं। मारुति आज जो है वो एक इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट गाड़ी पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रिक में अभी तक मारुति नहीं है और ये उनकी पहली गाड़ी हो सकती है। क्या इसमें खास रहेगा ये आज देखना होगा और 8:30 बजे इसका टाइम है, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इसके बाद नंबर आ जाएगा एमजी का। एमजी के जो पवेलियन है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आज एक हो सकती है। एयर करके जो ईवी है एमजी की, वो इस बार एमजी जो है शोकेस यहाँ पर करेंगे। अब वो देखना होगा कि क्या वो किफ़ायती इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। इसके अलावा अगर आज के हम कार्यक्रम देखें तो हुंडई के पवेलियन में आज जो उनकी i10 और औरा गाड़ियां हैं उनके प्राइस की अनाउंसमेंट हो सकती है और साथ ही एक इलेक्ट्रिक एसयूवी उनके पास है आयोनिक का, वो वहां पर शोकेस कर सकते हैं। और शाम होते होते एक बड़ा इवेंट टाटा का भी होगा शाम में, जहां पर टाटा के पास भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उनका बेड़ा है उसमें कुछ और नाम टाटा इस बार शामिल कर सकते हैं। तो आज का जो फोकस मेनली रहने वाला है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही आप देखेंगे इस बार के ऑटो एक्सपो में। तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं। लोगों के लिए जो है 14 से 18 तारीख जो है वो होगी, लेकिन शुरुआत के जो 2 मीडिया के लिए दिन रखे गए हैं उसमें इन सब गाड़ियों को आप लॉन्च होते हुए देखेंगे। मारुति पवेलियन के बाहर हम खड़े हैं तो आज तो आप देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अनवील मारुति करेंगे, इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट ये होगी। इसके बाद कल 2 एसयूवीज मारुति दिखा सकते हैं। वो एसयूवीज कौन सी होंगी ये देखना जो है अहम होगा, क्योंकि एक नई गाड़ी की चर्चा मारुति की तरफ से थी जो कि बलेनो बेस एसयूवी हो सकती है और एक और जो जिम्नी 5 डोर जिसका इंतजार काफ़ी वक्त से चल रहा था उसको टेस्ट होते हुए भी कई बार देखा गया सड़कों पर। क्या वो 2 गाड़ियाँ होंगी ये कल साफ होगा, लेकिन उससे पहले आज की तैयारियाँ हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। 8:30 बजे मारुति का जो है पहला लॉन्च यहाँ पर होगा, जिसकी शुरुआत इस पवेलियन से होगी। यहाँ पर हम मौजूद हैं, उससे जुड़ा हुआ अपडेट आप तक जो है हम यहाँ पर पहुँचाएंगे। ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो से मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले खबर, एक अच्छी खबर, अंतर्राष्ट्रीय खबर, जहां 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में इस बार भारतीय फैंस के लिए बेहद खास ये खबर है, क्योंकि मशहूर डायरेक्टर एस राजामौली और अभिनेता जूनियर एनटीआर रामचरण की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। RRR फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं MM कीरावानी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स लेने के लिए कीरावानी स्टेज पर खुद वहां पर पहुंचे थे। RRR बेस्ट विदेशी फिल्म और फिल्म का गाना नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नामित था और 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो रहा था, जहां से एक बड़ी खबर आई है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को यह अवार्ड मिला है और अवार्ड्स के लिए डायरेक्टर राजामौली, रामचरण, जूनियर एनटीआर, बेवेले हिल्टन होटल, जहां पर कि ये समारोह हो रहा था, वहां पर मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से फिल्म की टीम अमेरिका में काफी प्रमोशन में जुटी हुई थी, जहां इसे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा था लोगों का। आपको बता दें कि 500 करोड़ की लागत से ये
फिल्म बनकर तैयार हुई और अब तक करीब 1200 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में इसने कमाई कर ली है और अभी बेस्ट विदेशी फिल्म कैटेगरी में पुरस्कारों का ऐलान होना बाकी है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने की दौड़ में दुनिया भर से फिल्में मुकाबला कर रही हैं और राजामौली की फिल्म RRR एक फिक्शनल फिल्म है जिसकी कहानी 2 बहादुर क्रांतिकारियों पर आधारित है, सीताराम राजू और कोमाराम भीम। As you know, in India, everything is so musical, and talking about that song, my knees still wobble right now. It was the most difficult song we did, and I guess it all paid off. And why my director pushed both of us, NTR and me, to do what we did in that song. And look where we are here, talking to you on this carpet. Me, I did pop a pill that just to calm my tummy today. I'm still digesting this whole journey from India to LA, the land, the mecca of films, and it's heartwarming, it's overwhelming, and I'm slowly grasping everything now. और प्रशांत सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, यहाँ पर एक ऐतिहासिक लम्हा है, भारतीयों के लिए गर्व की बात है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ये अवार्ड मिला है और बेस्ट फिल्म का अवार्ड कब तक घोषित होगा, क्या हो गया है, इसके बारे में कोई जानकारी? आपकी तरह हमारी भी नजरें हैं अभी इस पे कि कैसे जैसे ही बेस्ट फिल्म का जो ऐलान है वो होता है और हमारी इस फिल्म RRR जो हिंदुस्तान से गई है उसको मिलता है या नहीं, सबकी आंखें सबकी नजरें पूरे हिंदुस्तान की इसी पे लगी हुई हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है पूरे देश के लिए और खासतौर से हिंदी सिनेमा जगत हो, चाहे साउथ इंडियन सिनेमा जगत हो या कोई भी वुड हो जिसको दर्शकों ने या मीडिया ने बांट दिया है वुड्स में, तो सबकी नजरें इसी पे हैं कि जैसे ही ऐलान होगा तो एक और खुशी का लम्हा शायद उनको मिल सके नाटू नाटू के बाद, क्योंकि नाटू नाटू तो जो है वो ये अवार्ड जीत ही चुका है बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी सॉन्ग में। और इस गाने की हम बात कर रहे थे, गाने के बारे में आपको भी मालूम है। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये गाना आपने देखा तो आपने जब पहली बार ये गाना देखा हुआ तो आपको किस तरह का रिएक्शन, आपके जहन में किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे? जया जी प्रशांत, सबसे पहले तो जब इस गाने को देखा तो शायद कोई भी ये गाना सुनेगा तो खुद को थिरकने से नहीं रोक पाएगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, अगर अभी स्टूडियो में भी इस गाने को मैं सुन लूं तो शायद यहीं पे शुरू ना हो जाऊं। बहरहाल ये रिदम इतनी अच्छी है, म्यूजिक इतना अच्छा है कंपोज किया हुआ और जो सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, कोरियोग्राफी जो है वो जबरदस्त है और एक्टर्स ने तो कमाल का परफॉर्म किया ही है। आप बताएं थोड़ा इसकी मेकिंग के बारे में, कितनी कड़ी मेहनत हुई है ये पूरे इस गाने को शूट करने में? जी, तो ये जैसा आपने कहा कि थिरकने लगे, थिरकना हर कोई चाहता है इस गाने पे, मगर सबसे मुश्किल बात ये है कि इस गाने पे थिरकना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोरियोग्राफी जो है इस गाने की वो बहुत ही डिफिकल्ट है। और जिस तरह की एनर्जी, आप स्टेप्स तो एक साइड में छोड़ दीजिए, जिस तरह की एनर्जी आपने इन दोनों एक्टर्स में देखी, वो एनर्जी लाना इस गाने के लिए और उसको सिंक्रोनाइज करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं था जिस तरह से वो किया गया है। मेहनत साफ नजर आती है क्योंकि जो रिहर्सल है इस गाने की वो करीब 7 दिन के आसपास रिहर्सल चली इस गाने की और 12 दिन लगे इस गाने को शूट होने में। जाहिर सी बात है क्योंकि जो 12 दिन लगे हैं उसमें सिर्फ यही वजह नहीं होगी कि जो डांस स्टेप्स हैं वो ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि आपको एक कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी होती है क्योंकि जिस लाइट में, जिस डे लाइट में गाना शूट हो रहा है, जिस वक्त जितनी लाइट है उतनी ही लाइट में वो गाना शूट, ताकि वो गाने में जंप ना लगे जब आप फिल्म देख रहे हो। तो वो एक वजह है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल वजह है इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि हमने जूनियर NTR और रामचरण को ये कहते हुए सुना कि हमें SS राजामौली ने बहुत थकाया, हमने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन वो कड़ी मेहनत पे ऑफ कर रही है क्योंकि फिल्म को अवार्ड मिल चुका है गोल्डन ग्लोब। तो उस गाने में जो सबसे मुश्किल उन लोगों के लिए था वो ये था, क्योंकि आप जब गाना 2 लोग डांस कर रहे हैं और बीट के साथ जब आपके स्टेप्स को सिर्फ ये नहीं कि एक साथ स्टेप चले, यहां तक कि जो हाथ का मूवमेंट है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है और या कितना साइड में जा रहा है, वो भी बराबर डिस्टेंस में होना चाहिए। वो सबसे मुश्किल काम था और उसी लिए इस गाने को शूट करने में टाइम और इतनी मेहनत लगी। और आप अगर देखें गाने को तो जब आप गाना देखते हैं, गाने के एंड तक आते आते जो दर्शक है वो खुद ऐसा फील करना शुरू हो जाते हैं कि आप थक गए, क्योंकि जो गाने के एंड में जितने भी एक्टर्स हैं आप देखें सब गिरने लगते हैं। तो वो जो
फीलिंग है वो दर्शकों को भी होती है, और किसी भी गाने या किसी भी फिल्म की जो जीत है वो इसी में है कि जो दर्शक उसको देख रहे हैं वो फीलिंग दर्शकों तक पहुंच जाए, ऐसा लग रहा होता है वहां पर मौजूद हैं, वो उत्साह वो सभी ने इस गाने को महसूस किया जब सुना। म्यूजिक जो है MM कीरावानी का, तो कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो रक्षित ने बेहतरीन यहाँ पर काम किया है। लिरिक्स जो है चंद्र बोस के थे और एक्टर्स सिंगर्स सभी का बेहतरीन काम है। यहाँ प्रशांत, ऑस्कर से भी कुछ अब यहाँ पर उम्मीदें हम रख सकते हैं इस गाने के लेकर? जी, अक्सर क्या होता है कि देखिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ये ऑस्कर में भी नॉमिनेटेड है ये सॉन्ग, और अक्सर देखा गया है कि जो चीजें या जो अवार्ड्स अक्सर गोल्डन ग्लोब्स में मिलते हैं वही अवार्ड ज्यादातर 80% जो है वो आपको ऑस्कर में भी उन्हीं फिल्मों को या उन्हीं चीजों को वहां पे अवार्ड मिलता है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि अभी तक जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल है वहां से इसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल चुका है, अभी नाटू नाटू को अवार्ड मिल चुका है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस फिल्म की जो प्लेस है उसको और पुख्ता करती है, इसकी स्थिति को और पुख्ता करती है। और क्योंकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जब होता है और जब अनाउंसमेंट होता है तो ये जो और वोटर्स हैं जो ऑस्कर के लिए वोट करेंगे उनकी भी जो मनोस्थिति है उसको ये एक तरह से कहें तो उन पे दबाव भी डालता है, और उन पे एक तरह से इम्प्रेशन कहें या इफेक्ट कहें वो उसका होता है कि अरे वहां पे मिला है। तो आपकी जो एक बेंचमार्क है वो ऊपर होता जा रहा है लोगों के दिमाग में, जो भी चाहे वो लोग वोटर्स हैं ऑस्कर के लिए या आम जनता है, और उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है और लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये गाना ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गया है, ये वाकई में इस अवार्ड के लिए ये बहुत बड़ा एक इसका कहते हैं कि कंटेंडर है और इसको मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि उसकी कोई भाषा ना हो, संगीत अपने आप में ऐसा है वो सबको आपस में जोड़ता है। और यहाँ इस फिल्म की अगर बात की जाए RRR की तो ये ब्रिटिश एरा की ये कहानी बयां करती है, तो एक कल्चरल एक्सचेंज भी इसके जरिए भी कई कंट्रीज में देखने को मिलता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये फिल्म पहुंची है। फिल्म को लेकर क्या लग रहा है, कितना कंपटीशन है विदेशी भाषा की इस फिल्म को इसमें रखा गया RRR को? देखिए कंपटीशन हमेशा होता है जब भी कोई फिल्म जाती है, चाहे वो हिंदुस्तान के अवार्ड्स हो या बाहर के अवार्ड्स हो, लेकिन जो आपने कल्चरल जो आपने लेन देन या मैं कहूँ कि संस्कृति एक से दूसरे देश में जाने की आपने बात की, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सबसे बड़ी बात है इस फिल्म की या इस गाने की वो ये है कि जो आपने हिंदुस्तान में एक एक्सपीरियंस किया होगा दर्शकों का कि वो सिनेमा हॉल में बैठ के नाच रहे हैं इस गाने पे, या जो आयल हैं वहां पे बैठ के वहां खड़े होके नाच रहे हैं, सेम तरह का या इसी तरह का एक्सपीरियंस जो है वो विदेश के सिनेमा घरों में भी देखा गया है। जो अभी मैं कुछ देर पहले एक बाइट सुन रहा था, SS राजामौली ने एक जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो देश में लोग नाच रहे हैं सिनेमा हॉल में, सेम एक्सपीरियंस उन्होंने वहां विदेश में जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी ऑडियंस है वो भी खड़े होकर नाच रही है, वो भी उसी तरह का उत्साह दिखा रही है गाने के बीच में। तो ये एक जाहिर सी बात है कि एक कल्चरल तो है कि हिंदुस्तान में संगीत जो है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फिल्म एंड डांस सीक्वेंस हिंदुस्तान की हमेशा पूरे विदेश पूरे दुनिया में जो है वो मशहूर रही है। तो यहाँ पे जब वो जो विदेशी ऑडियंस है वो भी उसको उसी तरह देख के उसका लुत्फ ले रही है, तो इसका मतलब जो SS राजामौली की पूरी मेहनत थी वो कामयाब हुई है, क्योंकि जो ट्रांजिशन जो दिल में जो फिल्म का एक इमोशन है वो विदेशी लोगों तक भी जा रहा है। तो ये एक जगह जो है इस अवार्ड की वो पुख्ता करता है और लोगों के लिए डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जो हिंदी सिनेमा की वो गाने देखते थे उनको अच्छा लगता था, लेकिन अगर आप उसके साथ घुल मिल जाएं, उस गाने के साथ हो जाए, उसके इमोशन के साथ हो जाए, तो उसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो चीज आपके दिलों में उतर रही है और वो आपकी अवार्ड की जो जगह है उसको और पुख्ता कर देती है। तो ये मैं कहूंगा कि हाँ, अब यहाँ पे अवार्ड मिलने के बाद ऑस्कर में इसकी जगह और पुख्ता हो गई है, और पुख्ता हो गई, और उम्मीद करते हैं कि ये अवार्ड ऑस्कर भी जरूर जीते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमसे ये तमाम बातें शेयर करने के लिए। और बेहतरीन एक खबर सुबह सुबह यहाँ हमारे दर्शकों को मिली है, जहां बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड इस गाने नाटू नाटू को मिला है, फिल्म RRR का ये गाना। तो ये
तो यहाँ पर कुछ ट्वीट्स भी आए हैं सुबह से ही। जैसे ही ये बड़ी खबर आई उसके बाद प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। अभिनेता चिरंजीवी के ट्वीट को आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि क्या अभूतपूर्व ऐतिहासिक उपलब्धि है, गोल्डन ग्लोब्स बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर अवार्ड MM केरावानी जी को, शाबाश, हार्दिक शुभकामनाएं टीम RRR मूवी और SS राजामौली, भारत को आप पर गर्व है, नाटू नाटू। तो ये वो गाना है नाटू नाटू जो पूरी दुनिया में इस वक्त छाया हुआ है। ग्लोबल अवार्ड यहां पर इसको मिला है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। और AR रहमान जो संगीतकार हैं, क्योंकि बेहतरीन संगीत यहां पर जो कंपोज किया है उसकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ AR रहमान। और उन्होंने जो लिखा है अपने ट्वीट में आपको बता देते हैं, उन्होंने लिखा है कि अविश्वसनीय नया प्रतिमान, बधाई केरावानी जी। म्यूजिक कंपोजर है केरावानी जी, हम बता दें, जिसमें सभी भारतीय और आपके चाहने वालों की तरफ से बधाई। SS राजामौली जी और पूरी RR टीम को बधाई। और उमा सुधीर हमारी सहयोगी हैदराबाद में मौजूद है, हम उनका रुख कर रहे हैं सीधा। उमा, एक बेहतरीन खबर दर्शकों को मिली है और काफ़ी पसंद, ना सिर्फ वहाँ पर पूरे आंध्रा में, तेलंगाना में, साउथ इंडिया, पूरे देश में, बल्कि अब विश्व में भी इसका डंका देखने को मिला है। इस गाने को लेकर जो क्रेज है वो छाया हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही सेलिब्रेटरी एटमॉस्फेयर है तेलुगु स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ के लोग अपने म्यूजिक का बहुत एक तरह से कहा जाए तो उसमें बहुत प्राइड लेते हैं। तमिलनाडु कहिए या आंध्रा कहिए या तेलंगाना कहिए, और उसके लिए अब विश्व भर में एक तरह से एक नाम बनना और गोल्डन ग्लोब्स का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जब से ये नाटू नाटू सॉन्ग वायरल हुई थी फिल्म के रिलीज के पहले से ही, तब से ही ये म्यूजिक ऐसे छा गया कि हम देख रहे थे कि सारे विश्व भर से लोग इसके डांस और इसके म्यूजिक दोनों के फैन हो गए थे। और इसीलिए बहुत सारा ऐसा वीडियो निकल के आया, जापान से कहिए, चेकोस्लोवाकिया या चेक नेशन से कहिए या फिर रशिया से कहिए, और हर जगह से आपको ये वीडियोस आ रहे थे। लोग अपने वर्जन्स कर रहे थे और इस म्यूजिक के और इस डांस के बहुत दीवाने एक तरह से बन गए थे। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इस सॉन्ग का, इस ओरिजिनल सॉन्ग का ये पुरस्कार पाना निश्चित है, ऐसा बहुत क्रिटिक्स ने भी कहा इस म्यूजिक और डांस को देखते हुए। चाइनीज थिएटर जो दुनिया का सबसे बड़ा IMAX थिएटर है, जहां पर यहाँ पे लास्ट स्क्रीनिंग हुई थी RRR की, वहां पर भी लोग बिल्कुल स्टेज पर चढ़ गए थे और नाचने लगे थे। और मैं सिर्फ तेलुगु फैंस जो रामचरण के या जूनियर NTR के वहां पे है उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि पार्टी हो गई एक तरफ हमारी भी, जब मूवी चल रहा था, और हमारी भी पार्टी मूवी के दौरान ही हो गई, क्योंकि हम सब नाच रहे थे उसके साथ, क्योंकि ऐसा एक बहुत अट्रैक्टिव ये म्यूजिक बनी हुई है। कीरवानी को हम जानते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, कंपोजर के रूप में, और वो कहा जाए तो 30-33 साल से ये काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी म्यूजिक दी है। रंगस्थलम कहिए, बाहुबली कहिए, ईगा कहिए, उन सब के लिए इन्होंने बहुत खूबसूरत म्यूजिक दी है। और वो राजामौली जो डायरेक्टर हैं उनके कजिन भी हैं, और जो विजेंद्र प्रसाद जो ये सारी कहानियां लिखते हैं, जैसे बाहुबली है या फिर RRR है, उनकी कहानी राजामौली के पिता खुद लिखते हैं, जो अब ऑफ कोर्स राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, और उनके नेव्यू ही कीरवानी है। और अगर देखा जाए तो पूरा फैमिली में ही है, क्योंकि कीरवानी के जो बेटे हैं काला भैरवा, वो उन्होंने भी ये गाना गाया है राहुल सिपलीगंज के साथ साथ मिलते हुए। काला भैरवा खुद भी म्यूजिक बनाते भी हैं और गाते भी हैं, और काला भैरवा का नाम हमने शायद बाहुबली के दौरान भी सुना था, लेकिन बहुत ही पहले ऑब्वियसली, क्योंकि कीरवानी शिव के भक्त थे तो उन्होंने काला भैरवा राम अपने बेटे को दिया था। 3 चीजें हैं। अब ये जो पिक्चराइजेशन हुई थी वो यूक्रेन को जो पैलेस है, ये पूरा जो वॉर हुआ उससे बहुत पहले की बात है, उस सेटिंग में ये गाना
पिक्चराइज किया गया है और उसमें जब ये गाना बजता है तो एक तरह से चैलेंज है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के बीच। और इनको जो रामचरण और जो जूनियर एनटीआर हैं, जूनियर एनटीआर खुद एनटी रामाराव के पोते हैं जो बहुत बड़े स्टार थे, और जूनियर एनटीआर ने बचपन से ही भरतनाट्यम का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ली हुई है और इसलिए उनकी डांस बहुत ही बेहतरीन रहती है हमेशा। और रामचरण अगर आप देखें तो चिरंजीवी के सुपुत्र हैं और चिरंजीवी खुद बहुत ही अच्छे डांसर हैं और उनके डांस स्टेप्स को बहुत एक तरह से आइकॉनिक माना जाता है। और रामचरण और जूनियर एनटीआर जब साथ आए और इस म्यूजिक के साथ जब उन्होंने ये डांस किया तो वो जाहिर है कि वायरल ही हो गया। हमने देखा उमा की किस तरह से दोनों एक्टर्स जब एक साथ आए और जो बेहतरीन म्यूजिक कंपोज हुआ, कोरियोग्राफी इतनी बेहतरीन हुई। यहाँ जो हिंदी दर्शक है, हिंदी भाषी दर्शक हैं, जरा उन्हें नाटू नाटू का अर्थ भी बता दे। हालांकि इस गाने को कई और भाषाओं में जो है उसको लेके आया गया था। नाटू नाटू अगर आप देखें तो नाट्य जिसको हम कहते हैं ना, नाट्य यानी कि नृत्य का ही एक सेलिब्रेशन है और नाटू नाटू में डांस और म्यूजिक को ही सेलिब्रेट किया गया है। इस पूरे गाने में ऐसा बताया जाता है कि ये जो क्या कहते हैं राजा डांस के, दे आर किंग्स ऑफ डांस, यानी कि नृत्य के राजा हैं ये लोग और अपने ढंग से, अपने ही स्टाइल से ये लोग, जैसे आप मूवी में देखते हैं एक सेटिंग है कि यूक्रेन के पैलेस के सामने एक बॉलरूम डांस हो रही होती है, वेस्टर्न डांस सालसा हो रहा होता है और इनको चैलेंज किया जाता है और तब ये लोग शुरू हो जाते हैं। जूनियर एनटीआर जो यहाँ पर कुमरम भीम का पात्र निभाते हैं और रामचरण जो अल्लूरी सीताराम राजू का पात्र निभाते हैं, दोनों शुरू हो जाते हैं अपने नृत्य के साथ। और इसके जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत खास है, वो इसलिए कि इसका एक सेलिब्रेशन जो अगर प्रांतीय अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, संक्रांति के वक्त यहाँ पे जल्लीकट्टू होती है जहाँ पर बैलों की रेस वगैरह जो होती है यहाँ पर, उसमें जब बैल दौड़ता है तो बहुत सारा धुआं उठता है और गाने में यही बताया गया है कि हम ऐसी डांस करेंगे कि इतना धुआं उठेगा कि लोगों को एक तरह से हिल जाएंगे लोग हमारे नृत्य को देखते हुए। उसमें ये बात भी बताई है कि हमारे गाने को देखिए, हमारे नृत्य को देखिए और हम ऐसे डांस करेंगे जैसे बाण निकलता है बो से, एरो निकलता है बो से, उसके स्पीड से डांस करेंगे। और उसमें चिल्ली की भी बात की गई है, यानी कि तीखा जो चिल्ली रहता है उसकी भी बात की गई है कि हम ऐसे डांस करेंगे कि इतने शार्प हमारे डांस के मूव्स रहेंगे। और गाने के दौरान हम देखेंगे कि एक जो इंग्लिश मैन है उसका कैरेक्टर कहता है यू पीपल आउट ऑफ दिस प्लेस, एंड हुआ उल्टा ही, क्योंकि उस पिक्चराइजेशन में भी यही बताया गया है कि ये जो दो डांसर्स है रामचरण विवरण दे रही हैं और बारीकी से बता रही हैं। जो दर्शक जिन्होंने इस गाने को नहीं भी अभी तक देखा होगा वो भी अब देखने को मजबूर हो जाएंगे। और आपकी बातों से इतना तो जाहिर हो रहा है इस गाने पे कहीं ना कहीं आपने भी थिरकने की कोशिश जरूर की होगी। कोशिश जरूर की, लेकिन रामचरण और जूनियर एनटीआर को मैच करना बहुत ही मुश्किल है जया। लेकिन इसके लिरिक्स बहुत खास मैं जो बता रही थी, चंद्रबोस उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे हैं। चंद्रबोस को हम दूसरे एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग के साथ भी एसोसिएट करते हैं, जो पुष्पा मूवी आई थी उसमें एक समानता पर एक सॉन्ग पिक्चराइज होती है, उवंटावा मम्मा उहुवंटावा, उसी गाने का लिरिक्स उन्होंने लिखा था और उन्होंने ही इस गाने का भी, नाटू नाटू का भी लिरिक्स लिखा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमा, आज बहुत मजा आया आपसे बात करके और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपने समझाया किस तरह से पूरे गाने को शूट किया गया, किस पृष्ठभूमि में क्या कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश हुई है। उमा हमारे साथ जुड़ी हुई थी हैदराबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया उमा सुधीर आपका। और अब बात करते हैं जोशीमठ की, जहां मकानों में आई हुई है दरार, लेकिन क्यों कर रहे हैं लोग विरोध वो भी बताएंगे आपको। धस्ता जोशीमठ, जी हां, इस वक्त स्थिति जोशीमठ की यही बनी हुई है और जोशीमठ में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सभी निर्माण कार्यों, हाईवे पर चल रहे काम, एनटीपीसी में निर्माण की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। लेकिन रोक के बावजूद जोशीमठ में रात के अंधेरे में भारी मशीनों से
काटे जा रहे हैं पहाड़। ये ग्राउंड रिपोर्ट सौरभ शुक्ला ने भेजी है। यहाँ पर मशीनों की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी जा सकती है जब हर रोज जोशीमठ यहाँ पर धंस रहा है। ऐसे में पहाड़ काटने की ये गतिविधि काफी घातक भी साबित हो सकती है। इस पर देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सौरभ शुक्ला की। जोशीमठ का नाम आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे। तमाम पत्रकार, अखबार, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सब चिंतित हैं कि जोशीमठ जो शहर है वो धीरे धीरे धंस रहा है। धंसने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगे ना धंसे इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी निर्माण कार्यों, हाईवे पर जो काम चल रहा है उस पर, एनटीपीसी में जो काम चल रहा है उस पर रोक लगाने के आदेश दिए। लेकिन सोचिए, हम इस वक्त जोशीमठ में हैं और जोशीमठ के ठीक बाहर शुरुआत में जहां पर रोक है, ये बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे है, जहां पर आप देखेंगे, हमारे सहयोगी जूम करके दिखाएंगे आपको कि कैसे पहाड़ काटने का काम चल रहा है। ये क्रशर्स हैं जो आपको नजर आएंगे, जो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। सरकारी आदेश की अवहेलना हो रही है और वो भी तब जब 731 घरों में दरारें पड़ गई हैं, हजारों लोग डर के साए में जी रहे हैं, मुआवजा ना मिलने के कारण तमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं। जोशीमठ गम में है, आंसू में है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से ये जो स्टोन क्रशर हैं वो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। और सोचिए कितना हानिकारक है ऐसे में, तब जब पहाड़ धंस रहा है, जोशीमठ धंस रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से पहाड़ को ये खोदा जा रहा है, छलनी किया जा रहा है, ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है। ऑल वेदर रोड के भी काम पर रोक लगाई थी सरकार ने, लेकिन देखिए रात के 2 बज रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे लगभग 1:49 है और 2 बजे किस तरीके से धड़ल्ले से काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ से क्रेन आ जा रही हैं, जो पहाड़ से पत्थर टूट रहे हैं उनको ले जाने के लिए क्रेन आ रही है। यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, सब मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी पता नहीं कहाँ हैं, जिलाधिकारी की टीमें कहाँ हैं, पुलिस कहाँ है, समझ में नहीं आता, और नाक के नीचे सब काम चलता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से आपके बगल से ये क्रेन गुजर रही है और पूछने जांचने वाला कोई नहीं है। और सवाल यही है, जब इतनी बड़ी त्रासदी मुहाने पर है तो ये लापरवाही प्रशासन की कितने लोगों की जान जोखिम में डाल सकता है। पूरा देश और विश्व सकते में है। जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ का द्वार कहते हैं, वो अब धीरे धीरे जमींदोज हो रहा है और उसकी वजह, उसकी कारण एक कारण ये भी है, जिस तरीके से निर्माण कार्य, विकास कार्य, ब्लास्टिंग, विस्फोट, एनटीपीसी का काम, सुरंगें बनी हैं, यही वजह है कि धीरे धीरे पहाड़ कमजोर हो रहा है। और आप देखिए कि कैसे सरकारी आदेश का अवहेलना यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रशासन से कोई यहाँ दूर दूर तक नहीं है। इसकी आवाज़, जो स्टोन क्रशिंग की आवाज़ है, जो पहाड़ को भेदने की आवाज़ है मशीन से, ये 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, लेकिन ये सबके कानों में जा रही है, लेकिन प्रशासन के कानों में नहीं जा रही है। और ऐसे वक्त जब पूरा जोशीमठ गमगीन है, लोग पलायन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई से बने घर उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, लोग विस्थापित हो रहे हैं, सरकार दिन रात कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, लेकिन वही सरकार, वही आदेश और आदेशों का पालन नहीं कराया जा रहा है। और कैसे पहाड़ यहाँ पर छलनी किए जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हम सब जोशीमठ में जो त्रासदी है उसके कदम कदम नजदीक आते जा रहे हैं। जोशीमठ में सहयोगी पवन कुमार के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो बेहद गंभीर ये मामला है सौरभ शुक्ला की। रात 2 बजे की आपने ये रिपोर्ट देखी, जिसमें रोक के बावजूद पहाड़ रात के अंधेरे में जोशीमठ में अभी भी काटे जा रहे हैं। बहरहाल
उत्तराखंड के जोशीमठ की अगर हम बात करें तो यहाँ मकान आज गिराए जा सकते हैं जिनमें दरारें आ गई हैं और जिन्हें रहने के लिए खतरनाक घोषित किया हुआ है। कल होटल मालिकों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद होटल और मकानों को तोड़ने का काम रोक दिया गया था। आज भी स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं और पहले मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि प्रशासन ने उन्हें पहले नोटिस नहीं दिया है। विरोध के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की जगह हाथों से मकान तोड़ने का फैसला किया है। प्रशासन अब एक बार फिर पूरा मुआवजा देने की यहाँ पर योजना बना रहा है। इससे पहले कल भी जोशीमठ के लोगों ने मुख्यमंत्री और डीएम के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 महीने का वेतन जोशीमठ राहत कोष में दिया है। तो लोग यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो घर, होटल, उनका पूरा रोजगार, उनका पूरा घर छिन रहा है, ऐसे में पहले उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारी डिमांड ये है, जो हजारों लोग बेघर हो गए, सड़क पे आ गए, लाचार हैं, उनके घर में छत नहीं है उनके सर के ऊपर, सभी लोगों को बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तर्ज पे सेटलमेंट हमारा कर दिया जाए। तभी यही हमारा शर्त है। हम तो बोल रहे हैं हर घर की मेजरमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से सेटलमेंट होना चाहिए। और जो मैं बेरोजगार हो रहा हूँ, जो मैं कमाता था पर मंथ, उसकी भरपाई कर दे। हमने अपनी जान हथेली में रखे, अपने ये रिश्तेदारों का भी जान हथेली में रखे। रात भर ठंड में बीमार आदमी है, सब ऐसे रहे। अब क्या करें, नहीं रह गए। हमने जाना भी कहाँ जाना, हमारी मांग पूरी नहीं कर रही सरकार, हमको हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपने लोगों को सुना और वहीं राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के नेता हैं हरीश रावत, उन्होंने सरकार से लोगों को पहले मुआवजा देने की अपील की है। जोशीमठ में जिस तरीके से जो होटल्स का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और दूसरे लोगों से भी कहा जा रहा है कि खतरनाक हो चुके चिन्हित किए गए घरों को तोड़ा जाएगा, वो एक प्रकार से सरकार की बेरहमी को दर्शाने का काम कर रहा है। आपने अभी उनके कहीं अस्थायी आवास की व्यवस्था ठीक से नहीं की है। आपने जिन घरों को तोड़ रहे हैं, उन घरों के को किस तरीके से आप मुआवजा देंगे, उस पर का कोई जिक्र भी आपने उनसे नहीं किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां पर गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका, लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने देश का माहौल बिगाड़ दिया है, तो हमने सोचा था कि देश को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना चाहिए, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का। और इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। सीखने को बहुत मिला। किसानों से बात हुई, छोटे दुकानदारों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई, बेरोजगार युवाओं से बात हुई, माताएं बहनों से बात हुई। आगे बढ़ते हैं। 1964 में आई फिल्म दोस्ती गयाना के हर घर में आज भी काफी लोकप्रिय है। भारत ने महामारी के दौर में वैक्सीन देकर जो मदद की, उसने इस फिल्म को चरितार्थ भी कहीं ना कहीं किया है। एनडीटीवी के हमारे सहयोगी अनुराग दौरी से खास बातचीत में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने इसी पहलू को सामने रखा, वो भी आप सुन लीजिए। और गयाना को पहले मौलवी कालीचरण, राम नरेश, सरवन, शिव नारायण चंद्र पॉल जैसे नामों से ही जानते थे, लेकिन इस वक्त महामहिम हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे पता है कि आप थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल पाते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है इस बार इंदौर में। और सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, कल भी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले से कनेक्शन है गयाना के बारे में। सो इफ यू जस्ट कैन एलिबरेट व्हाट कनेक्शन about the connection of PM Narendra Modi and Guyana? There is a great connection. You know, Prime Minister Modi came to Guyana even before he was Chief Minister. So Guyana was an integral part of his journey in becoming Chief Minister and then Prime Minister. He must have had a special interest and calling and desire when he visited Guyana. And when he came then, even before he was Chief Minister, he felt the love and admiration of the people of Guyana. And that has not changed. So I think
There is a great connection. There is a connection that is cultural, a connection now that goes beyond that, a developmental connection, a connection of people to people, a connection of respect, one in which we share similar values like Sabke Vikash. And Sabka Saath. Yes, and Sabka Saath. And during pandemic, during the pandemic, India supported not only Guyana but the entire Caribbean in ensuring that we had access to vaccine and that we could have combated the pandemic. When many said that they need 2 to 3 years before they can even talk to us to sell us vaccine, India did not ask you to buy. India said we are giving the region 500,000 vaccine. So there is no words that can express our gratitude to India and the people of India for what they have done in supporting us. I have heard your love for Indian movies, especially you mentioned about Dosti. 1964 में फिल्म आई थी. आप कह रहे थे कि सारे जितनी भी ज्ञानी फैमिली है ये फिल्म जरूर देखी होगी किसी ने. They must have watched this movie Dosti. Yes, of course. I watched that movie maybe 20 times. So growing up, most persons, their parents would have them watch that movie because the movie had some very important values. The movie had some very important principles. And if you look at that movie and you apply the values and principles from that movie in life, then we'll understand that we are all connected to each other. And if we all exercise our responsibility to uplift each other, to lead each other, to protect each other, to support each other, we live in a far better world. Your family moved from Kanpur, right? So have you traced your roots? आपने अपने roots को पता किया कौन-कौन से लोग थे, किसी से मिल पाए अपने रिश्तेदारों से? Yes, I have traced my roots, and on my next visit, definitely we're going to the village. आपके famous Bollywood stars कौन-कौन से हैं पहले और अभी और? We have many of the stars are famous. You were putting me on the spot to name one, but I can say that Kajol is definitely there. Amitabh Bachchan is there. Shah Rukh Khan is there. Akshay Kumar is there. They're all very good stars. They all have different, I would say, different ability in different movies. Aishwarya Rai, of course, is very much there. My last question. Your favorite Bollywood film and song? Kuch Kuch Hota Hai, of course, is going to be right there. Any song, particular song? All the songs from Kuch Kuch Hota Hai, I like. आप अगर एक लाइन गाना चाहें और कभी गाते हो? Then I will be spoiling the song. All right, take care. Thanks a lot, sir. Thank you very much. All the best, all right? Thank you. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन की. चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने और सीमाओं के खोले जाने के बाद अब वहां लोगों में बाहर निकलने को लेकर जबरदस्त उत्साह है. लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया ने पहले चीनी नागरिकों के आने पर रोक लगाई. अब चीन ने इन देशों पर ऐसी ही रोक लगाई है. देखते हैं कादम्बनी शर्मा की रिपोर्ट. आखिर 3 साल बाद चीन ने अपनी सीमाएं खोल दी हैं. अब वहां से आने जाने के लिए कोई बंदिश नहीं है. दूसरे देशों से यात्री तो वहां पहुंच ही रहे हैं, बड़ी संख्या में चीनी भी बाहर निकल रहे हैं. पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं. मैंने अभी अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया है और नया पासपोर्ट 17 को मिलेगा. फिर मैं देश के बाहर जाना शुरू करूंगी. मैं शायद सबसे पहले छुट्टी मनाने थाईलैंड जाऊंगी. मैं यहाँ हांगकांग जाने के लिए पास लेने आया हूँ क्योंकि मेरे वहाँ बिजनेस संबंध है. मैं जापान जाने की भी योजना बना रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन वहाँ है और मैंने 3 साल से उसे नहीं देखा है. मेरा पूरा परिवार चाइनीज लूनर न्यू ईयर के लिए शेंजेन जाने की योजना बना रहा है. चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंध हटने के बाद पहली बार रविवार को करीब 2.5 लाख लोग चीन पहुंचे. उन्हें अब चीन पहुंचने पर क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लाइट के 48 घंटे पहले RT-PCR करवाना जरूरी है. हमें अंदाजा था कि ट्रैवल परमिट की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए हमने पहले से इंतजाम किया था. बिजनेस वालों से बात कर हमने उनके लिए ग्रीन चैनल भी खोले हैं ताकि काम और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो. जीरो कोविड पॉलिसी जनता के जबरदस्त विरोध के बाद खत्म करने का फैसला लिया गया, लेकिन बंदिशें हटने के कुछ ही दिन बाद वहां कोरोना विस्फोट हो गया.
हालात ये हैं कि चीन के तीसरे सबसे बड़ी आबादी वाले प्रांत हेनान के अधिकारियों के मुताबिक 89% आबादी को कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ की आबादी 9 करोड़ 94 लाख है, मतलब 8 करोड़ 85 लाख लोग कोरोना पीड़ित हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर चीन ने सिर्फ 8 जनवरी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5272 बताई है। WHO का कहना है कि चीन अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। जब चीन में कोरोना के मामले बढ़े तो भारत ने फौरन वहां और थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया से आने वाले यात्रियों के आने पर RT-PCR चेक अनिवार्य कर दिया। इटली में जब चीन से आने वाली फ्लाइट के आधे से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले तो कई और देशों ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए नियम कड़े कर दिए। वैसे चीन इन फैसलों पर कड़ा विरोध जताते हुए इन्हें भेदभावपूर्ण बताता है, लेकिन कोरोना के भयावह काल से निकली दुनिया अभी भी जिंदगी पूरी तरह पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है और पूरी सतर्कता बरत रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। और अब वक्त हो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है और बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर आई अंतर्राष्ट्रीय जगत से, जहां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में छा गया RR का जादू और यहां नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। वहीं दूसरी खबर जोशीमठ से, जहां विरोध के बीच आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो सकती है। वहीं जोशीमठ से ही तीसरी खबर भी, जहां रोक के बावजूद रात के अंधेरे में काटे जा रहे हैं पहाड़। NDTV के सौरभ शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चौथी खबर ऑटो एक्सपो, आज से उसका आगाज हो गया है, गाड़ियों का सजा है मेला। पांचवी और आखिरी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां 10 साल में सबसे लंबी शीतलहर देखने को मिल रही है।